सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज एक बड़ी सरप्राइजिंग और अजीब सी खबर हमारे सामने आई। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र पर नज़र-ए-सानी का मशवरा दे दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जराइम, बदअमनी और सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ट्रैवल एडवाइजरी में खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों को लेवल 4 यानी डू नॉट ट्रैवल करार दिया गया है। इससे पहले हम देख रहे हैं अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की मुस्तकिल वीज़ा दरख्वास्तों पर भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कार्रवाई रोक दी थी। और ये सब कुछ नाजरीन सदर ट्रंप के दौर में हो रहा है, जो मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तानी हुकाम की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अपना पसंदीदा करार देते हैं और माइंस एंड मिनरल्स के मुआहदे भी यहाँ पर हो रहे होते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पर इसके बरक्स देखते हैं। मगरबी सयाह, अमरीकी सयाह जब पाकिस्तान आते हैं तो वो सिक्योरिटी और आवाम के रवैये की तारीफ़ करते थकते नहीं हैं। तो फिर ये सारी सिचुएशन में जहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदे भी कर रहा है, पाकिस्तानी हुकाम भी अपनी पींगे मोहब्बत की बढ़ा रहे हैं, पीस बोर्ड का मामला हो, पाकिस्तान फ़ौरन पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड, भारत से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। और दूसरी जानिब हम भारत को देखते हैं कि टूरिज़म के लिए यानी टूरिस्ट के लिए वो कितना अनसेफ मुल्क है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम इंटरनेशनल हमारे पास मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, हैरासमेंट के कैसे केसेस वहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। तो फिर ये दोहरा मेयार क्या है? उनके लिए तो ये सख्ती नहीं है। और पाकिस्तान जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नए से नए इक़दाम उठा रहा है, तो उसके साथ ये ज़्यादती क्यों, इसकी असल वजह क्या है, मुहर्रिकात इसके पीछे क्या है, इस पर बात करते हैं इत्तेशाम उल हक साहब से। ख़बर और तज्ज़िया दोनों पेश करेंगे। इत्तेशाम साहब, थैंक यू सो मच। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? क्या वजह बनी है जिसकी वजह से ये नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए हमना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक लेवल पे और सफारतकारी और सियासी बुनियादों पे देखा जाए तो कहा जाता है कि जी दोनों बेहतरीन दोस्त भी हैं। इन हालात में नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का क्या मतलब हो सकता है? अब देखिए, हमने कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। आप देख लें, जो इस्लामाबाद में चार्ज दी अफेयर है यहाँ पे अमेरिका की, और उसके बाद बरतानिया की जो हमारी यहाँ पे सफ़ीर है पाकिस्तान में, उनको आप देख लें, हाई कमिश्नर जो है, इन दोनों के बयानात जो है ना वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के बारे में आते रहते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान इस वक्त जो है ना दुनिया की सेफ ममालिक में से है। अपने लोगों को, चाहे वो टूरिस्ट हों चाहे सरमायाकार हों, उनको ये मुख्तलिफ ओकेजन से ये कहती रही हैं दोनों ख़वातीन कि जी पाकिस्तान जाएँ, और पाकिस्तान इस वक्त आइडियली सिक्योरिटी के हवाले से है, हर तरह की प्रोटेक्शन है। और फिर जो आप बात कर रही हैं कि जिस तरह आपने देखा इंटरव्यूज़ आते हैं, जो लोग स्काइंग के लिए आते हैं, मॉनिटरिंग के लिए आते हैं, वो सारे के सारे वो जिस तरीके से आके पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी तरह बातें करते हैं, तो उससे ये तासुर दूर हो जाता है कि जी कुछ सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन देखना हमने कि इस वक्त क्यों हुआ, उसकी वजह ये आप देख लें कि यूनाइटेड नेशन ने, यानी ये हैरत की बात है कि यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा इस्लामाबाद को फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया, कुछ अर्सा पहले किया था। इस तरह से नॉर्वे और पुर्तगाल, इन दोनों मुल्कों ने भी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को कहा कि ये बेहतरीन मुल्क है। और ये दोनों कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं। उनका ये कहना सारे के सारे यूरोपियन ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। तो इस स्टेज पे सारा कुछ करना क्यों ऐसा हो सकता है, मैं उस पर आपको जवाब बता देता हूँ। मेरी कुछ लोगों से बात भी है जब आपने टॉपिक रखा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए हमने इस वक्त सूरत हाल अमरीका में क्या है, एक तरफ तो अब यह है कि 75 ममालिक पे 70 ममालिक पे वीज़ों की जो पाबंदी लगी गई है, लेकिन क्योंकि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बंदे हैं जिनका नाम ट्रंप है, और इस्लामाबाद में मेरी तलात ये है कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है ना, वो इमिग्रेशन की इमिग्रेंट वीज़ा जो है ना वो अमेरिकन एम्बेसी कर रही है। अभी आप देख लें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अंदर खानी वो शायद इनकी बात ट्रंप की सुनना नहीं चाहते और सारे काम हो रहे हैं। दूसरा, मुझे जो लगता है हमने ये जो गड़बड़ की गई ना, ये देखें, इस वक्त कहा जाता है कि 40 के करीब इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन जो है ना वो स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे हुए, जिनमें आप देख लें इंपॉर्टेंट लोगों में आप देख लें आप काश पटेल, वो CIA के डायरेक्टर हैं। फिर आप देखते हैं तुलसी बिगाड़ जो है वो अपना CIA की हेड है, और पिछले दिनों वो भी आप देख लें अमेरिकन इंडियन है। थोड़ा सा पहले ख़ास तौर पे जब हमने जंग जीती थी अमेरिका के खिलाफ, तो वो गई थी वहाँ हिंदुस्तान भी, और वहाँ जाके प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बातें की थी उन्होंने। और ये उनके बयानात भी आए थे कि जी हम जो है ना वो अमेरिका में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे।
तो ये मुझे तो लगता है कि ये उन्हीं की तरफ से ये एक किस्म की शराब करवाई गई है, अगर ये लफ्ज़ इतना कोई गैर पार्लिमानी नहीं है, क्योंकि आप देख लें कि जो नंबर 2 ग्राउंड रियलिटीज एहतशाम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुख्तलिफ है। अगर हम इंडिया की देखें, वहाँ पर कई टूरिस्ट कंप्लेन करते हुए भी दिखाई देते हैं। अभी रिसेंट काफ़ी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं कि टूरिज़्म के लिए इंडिया अनसेफ है, हरासमेंट के केसेस हों, बल्कि हमने लेजिट रेप केसेस भी देखे हैं जो टूरिस्ट के साथ पेश आए हैं, वहाँ पे फीमेल टूरिस्ट के साथ। सो ये सारे मामलात को देखते हुए सख्तियाँ तो वहाँ होनी चाहिए थी, और ताल्लुकात तो हम यही देखते रहे कि शो यही करते रहे, अमरीकी सदर भी और इंडिया भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं उनके मीडिया को फॉलो करें, तो वो यही शो करते हैं कि जी उनके ऊपर इस वक्त सख्ती बढ़ रही है अमेरिका की जानिब से। लेकिन जब इस तरह के कोई मामलात हों तो उसमें इमिग्रेंट वाले वीज़ाज़ में भी पाकिस्तान का उस लिस्ट में नाम आता है। अब ये दूसरी ज़्यादती। देखिए, हम ना अगर पैमाना यास्टिक अगर आप यही रखें कि हिंदुस्तान में जो लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वो आके जो रिपोर्ट करते हैं या उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, हैरेसमेंट की केसेस हैं, और आपको तो पता है कि दिल्ली को तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया उनको कहती है। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि जो एक उनका एक छुपा हुआ चेहरा है, जमहूरियत के नाम पे बिगड़ा हुआ चेहरा, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया उनको इग्नोर कर देती है। लेकिन ये बड़ा इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शन वाली बात और ये जो नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी वाली बात है। कुछ लोगों का ख्याल है ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये करते रहते हैं, फिर हटा भी लेते हैं। फिर देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा जो फॉलो करता है ना, वो जापान है। जापान ने तो अभी इस तरह की कोई नई पाबंदी नहीं लगाई, ना ही किसी और मुल्क की तरफ से है। अमेरिका की तरफ से आना और फिर उसके मुकाबले में इन दोनों के सफरा के बयानात इस्लाम में बैठे हुए बिल्कुल कंट्रडिक्शन उनकी हो रही होती। तो मुझे लगता है कि कुछ अर्सा बाद जब अब मेरी फॉरेन ऑफिस के लोगों से जो राब्ता हुआ, वो तो यही कहते हैं कि जी ये सिर्फ दुनिया को शायद दिखाने के लिए हमारे जो इनके साथ ताल्लुकात हैं, बातचीत हो रही है। हमने वाज़ेह तौर पे इनको बताया है कि हम जिस तरीके से फॉलो करते हैं और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, सारी दुनिया देख रही होती है। यूनाइटेड नेशन को आप देख लें, पाकिस्तान के बारे में जो अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसकी रोशनी में ये करना तो ये पाकिस्तान के मफादात के लिए ठीक नहीं। लेकिन फिर जवाब यही दिया जाता है कि जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं कुशनर साहब, वो आते हैं, फिर विटकॉफ का साहबजादा जो है वो आता है यहाँ पे, माइंस एंड मिनरल की जो आप बात कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, नए नए प्रोडक्ट के लेके भी बात हो रही है, क्रिप्टो की बात होती है। तो इन हालात में ये एक किस्म का इनडायरेक्टली तो आप डिस्करेज कर रहे हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, टूरिस्ट को बनाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जी शायद इनको इतना सीरियसली कोई नहीं लेता, अमेरिकी पब्लिक सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो लोग हम ना जो पाकिस्तान से होके जाके जो वहाँ पे अखबार वालों से, टीवी वालों से बातें करते हैं, वो तो कहते हैं कि जी इतनी हॉस्पिटैलिटी जो हम पाकिस्तान में देखते हैं दुनिया में कहीं नहीं। रोज़ाना हम थाउजेंड्स ऐसी वीडियोस देखते हैं जो अमरीकी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं या यहाँ विज़िट करने के लिए आए हुए टूरिस्ट, उनकी इतना जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और वो बताते हैं कि जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान बड़ा सेफ़ कंट्री है, हॉस्पिटैलिटी में मेरे ख्याल में दुनिया में पहले जो 3 ममालिक होंगे उनमें शायद पाकिस्तान का नाम आता हो, जो सारे हम मामला देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। सो वो तो बड़ा पॉजिटिव इमेज पेश करते हैं। तो अब यहाँ के ऑफिशियल्स क्या तैयारी कर रहे हैं इस हवाले से बात करने के लिए? देखिए, हम ना ये हुकूमतों की सम टाइम प्रेशर्स होते हैं जिसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज आप देख लें केपी का इलाका, फिर आप देख लें आपके हुंजा, सवात, ये सारी जगह जो है ना, गलियात, सारी दुनिया वहाँ पे जा रही होती है और आके बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दे रही होती है। तो मेरा ख्याल है कोई कंपल्शन है। मुझे ज़ाती तौर पर ये बड़ा इंट्रीगिंग सा लगता है हमना कि जो 40 लोग इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन जो बैठे हैं स्टेट डिपार्टमेंट, वो इस तरह की हरकतें करवाते रहते हैं। आपने देखा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिजिटल लेवल पे हो जाती है, ऊपर वालों को पता ही नहीं होता। हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमारे लोग फॉरेन ऑफिस को लोग, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है, अपना फॉरेन मिनिस्टर, और बाकी लोग जो है वो किस तरह टेकअप करेंगे। तो इतलात यही है कि उन्होंने इसको टेकअप करना ही करना है, और बहुत से हवालों से उनको ये बताया भी गया कि जी ये क्या है। अगर ये आज ही की एक आध दिन की ये खबर है, लेकिन इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और होपफुली कहा जाता है कि जी ये जल्दी इसको खत्म कर देंगे। लेकिन डैमेज तो डन किया है ना थोड़ी देर के लिए, जो कुछ भी है। और इंडिया मीडिया को तो आपने मौका दे दिया कि वो हवाले से खूब प्रोपेगेंडा करें। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह के आमना ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ इस वक्त अच्छे हैं, अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है, तो नहीं लगता कि वो इस हद तक आगे जाएंगे। उम्मीद है कि चंद दिनों के बाद ये नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जो है ना वो वापस ले ली जाएगी। लेट्स होप दैट। इत्तेशाम सब साथ ही रहिएगा। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के हवाले से हम देख रहे हैं कि जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त तरीन ऑप्शंस पर गौर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस और क़यादत पर फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं।
दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तेहरान बैरूनी दबाव के सामने झुकेगा और ना ही तशवीश के लबादे में जारहियत को बर्दाश्त करेगा, जिसका जवाब तवक्कुआत से बढ़कर होगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी सदर की धमकियों की मज़म्मत और सलामती काउंसिल से फैसला कुन रद्द-ए-अमल मुतालबा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर आए, वरना ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अगला हमला कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा और एक बड़ा बहरी बेड़ा भी खित्ते की जानिब बढ़ है। ऐसे में सवाल, क्या ईरान में वेनेजुएला जैसा एक्शन होगा या फिर खित्ते को एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा? इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो अमरीकी फ़ौजी हमले की अगर हम बात करते हैं, आपको किस हद तक इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और ये हमले की इंटेंसिटी अगर होता है तो ये किस हद तक होगी? लेकिन इसको 2-3 इशारे अगर इसको हम देख लें और इसका तजिया कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटेंसिटी क्या होगी और हमले के असरात और हमले के ख़दशात कितने हैं। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त मिलिट्री बिल्टअप हुआ है इस पूरे ख़ित्ते में, इस पूरे इलाके में, अरेबियन सी में, इससे पहले तारीख़ में गल्फ़ वार के दौरान में भी इतनी ज़्यादा मिलिट्री बिल्टअप नहीं हुई थी। और जो इस वक्त साजो सामान आया है उसमें चलें आर्मेडा बैरी बेड़ा तो अपनी जगह पर और इब्राहिम लिंकन अपनी जगह पर, ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद ये बहुत बड़ी ये वार मशीन है। इसके साथ क्या किया गया है कि जो पिछले 5-8 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके लिए एक अलग जहाज़ होता है, वो भी ले आए हैं वो लोग। उसके बाद साइबर का पूरा इनका सिस्टम वो भी इस इलाके में ले आए हैं। तो इससे महसूस ये हो रहा है कि उन्होंने वार ऑप्शन ज़्यादा सामने रखा है और ईरान को कहते हैं कि अगर आप टेबल पर नहीं आए तो हम फिर ज़ाहिर है कि स्ट्राइक करेंगे इस पर। अब इसके 2-3 वजूहात हैं कि क्यों स्ट्राइक करना। पहले स्ट्राइक तो खैर पहले करना चाहते थे, वो हमला पहले करना चाहते थे जब अपराइजिंग हुई थी, जब प्रोटेस्टर्स निकले थे जौक दर जौक ईरान में, जिसको कि ज़ाहिर है उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। डॉलर जो है पिछले 5 सालों में तकरीबन 800% उसकी तनज़ुली हुई है और पिछले 1 साल यानी 2025 में 40%, जिसकी वजह से लोगों में कसमपुरसी तो है। फिर जो अर्बनाइट्स हैं, जो शहरी लोग हैं, वो क्लरिक्स के तरफ उनका रुझान कम है बनिस्बत दही इलाके के, तो लिहाजा वो उसको क्रैक डाउन करके, कोई जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं 5,500-6 हज़ार अफराद उसमें जाँ बहक हुए, क्रैकडाउन हो गया, रिजीम ने कंट्रोल कर लिया। तो अब अमेरिका इस पे और ख़ास तौर पर इज़राइल वो इस पे बड़ा परेशान और दिल मिला रहा है कि हमने पूरा मंसूबा बनाया हुआ था, अंदर अपने एसेट्स छोड़ दिए थे प्रोटेस्टर्स में, 43,000 के करीब हमने स्टारलिंक के सेटेलाइट फ़ोन दे दिए थे, उनको हथियार पहुंचा दिए थे, लेकिन रिजीम इतनी मजबूत थी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड और बाकी कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह से आपने देखा कि इब्राहिम लिंकन को। अक्सर मेरे दिन में 2 सवाल आ रहे हैं, मैंने कहा आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं मैं पूछ लूं। आपका माशाल्लाह सफारतकारी का इतना वसी तजर्बा है। अब 2 चीजें हैं, आपको लगता है कि ये रीजनल वॉइसेस जो हैं मिडिल ईस्ट के और हमारी, कि ये हमला ना किया जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कितनी अहमियत देंगे? और दूसरा ये कि जिस तरीके से कल बात की है ईरानी सदर ने MBS के साथ, और उन्होंने कहा है कि जी हम हर तरह के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं कि जंग ना हो, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब का रोल रीजनल टू प्रेशर होगा कि ये जंग ना हो सके? देखिए, सऊदी अरब और UAE दोनों ने कहा है हमारी हदूद और हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उनकी हदूद इस्तेमाल हो जाए जो कि चांसेस नज़र आ रही हैं फ़िज़ा के तौर फ़िज़ाई, तो उस लिहाज से वो कर क्या सकते हैं बेचारे। उनके पास इतनी सख्त है कि उस जहाज़ को गिरा लेंगे वो जो ऊपर से गुजर रहा होगा। तो डिपेंड करता है कि इसमें कितना फैलावा होता है इस जंग का। महसूस यही होता है कि थोड़ी भौचाली कैफियत खित्ते में आ जाएगी। ईरान भी तैयार बैठा हुआ है, ठीक है, उसको जून में कुछ ज़रब पहुंची, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ उन्होंने इससे पुर्जे मंगवाए और अपने मिसाइल्स फैक्ट्री को 24/7 के हिसाब से उन्होंने बनाना शुरू किया। तो दोबारा मैं ज़रा एक लम्हे के लिए सऊदी अरब में भी मेरी तैनाती रही है। डॉक्टर साहब, आपको डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को होता नज़र नहीं आता? देखिए, टेबल टॉक अगर होता हुआ नज़र आ रहा होता तो उसके चांसेस बड़े कम नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि पिछली मरतबा जब हमला किया
B-2 बॉम्बर्स भेजे, तो JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव उनका जो प्लान है न्यूक्लियर का, उसको वो एग्री कर गया था ईरान के, ठीक है जो हमारे आपने इनरिचमेंट की इजाज़त दी हुई है हम उस पर ले आते हैं, सारा आप भेज दें IAEA के इंस्पेक्टर्स को हमारे पास। 2 दिन में उन्होंने साइन करना था, उससे पहले स्ट्राइक कर दिया क्योंकि इजराइल बज़िद था कि स्ट्राइक करना है और B-2 बम्बर भेजने हैं, तो वो हो गया। अब भी इजराइल की दिलीना ख्वाहिश है कि किसी तरह आखिरी जो इस वक्त मुज़ाहमत रह गई है, क्योंकि बाकी तो रेजिस्टेंस जितने भी उनके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो न्यूट्रलाइज हो गए तकरीबन। हालांकि नज़रियात कभी मरते नहीं हैं, नज़रियात तो हैं, लेकिन उनकी अस्करी क़ुव्वत हमास हो गया, हिज़्बुल्ला हो गया, सीरिया के असद रिजीम जो था बशर अल-असद वो हो गया, ये सारों को न्यूट्रलाइज। अब ईरान खाली वाहिद रह गया है जिसके पास ये कैपेसिटी है। लेकिन ईरान के सिलसिले में डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया इनकी भी कॉपरेशन ईरान के साथ बढ़ रही है। इन इशारों को भी देखते हुए फिर यूरोप भी इस हवाले से खुश नहीं है। अभी बरतानवी वज़ीर आज़म की अगर हम बात करते हैं, वो भी चाइना पहुंचे हुए हैं 8 साल बाद। सो ये जो न्यू अलायंसेस भी बन रहे हैं, अमरीकी सदर की पॉलिसी से यूरोप भी नाखुश होना, फिर UAE या सऊदी अरब की बात करें, गल्फ़ सिक्योरिटी, ये सब ख़तरे में डाल के आप समझते हैं मिस एडवेंचर या एडवेंचर की जानिब बढ़ेंगे अमरीकी सदर? जी ये मिस एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यूरोप को देखें कि किस तरह उनके डबल चेहरा है, किस तरह उनकी मुनाफकत है। जब ग्रीनलैंड की बात आती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अभी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ईरान पर कर लें हमला। मतलब उनकी तमाम स्टेटमेंट्स आप उठाएं तो उसमें कोई रोक नहीं रहा है उसको, अमेरिका को, कि भाई ये कोई गलत काम कर रहे हैं आप। तो लिहाजा उसको कहते हैं ना कि किस कदर रूप हैं यारों के कि खौफ आता है सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा। तो वो जब ग्रीनलैंड की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं और यहाँ ईरान के बारे में आवाज़ मैं एक सवाल और मैं अगर पूछ लूं, अब ईरान मेरा ख्याल है कि तैयार तो है कि कुछ ना कुछ वो पीछे हट जाए, लेकिन इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ है। अब ये किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि कोई ब्लैक एंड वाइट उनको लिख के दे दें कि हम कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे आमाना सदकना होगा, या आपके ख्याल में कोई डिप्लोमेटिक नाइसिटीज भी इसमें है कि कोई उसको भी अमेरिका कोई देखेंगे कैसे अपने अहदाफ हासिल करने? डिप्लोमेसी में तो ये है ना कि उसके कुछ फ्रेमवर्क होता है। एक फ्रेमवर्क था उनके डिस्कशन का जिससे पहले कि उनको पिछली दफ़ा हमला किया, इस मरतबा भी ईरान उस चीज़ के लिए तो राज़ी है। कल भी उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हम तैयार हैं टेबल पर बैठने के लिए, लेकिन जो आप शराइत दे रहे हैं वो तो नहीं। ज़ाहिर अगर उनकी शराइत मान लिए, ज़ीरो इनरिचमेंट, कभी आप इनरिचमेंट ज़िंदगी में नहीं करेंगे जब तक ईरान कायम है, उसके अलावा आप जो है अपने मिसाइल्स का ख़त्म करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स हैं अपनी आप रेंज कम, इतनी सारी उन्होंने वो की है कि वो तो उनके लिए खुद ब खुद खुदकशी है रिजीम के लिए। तो रिजीम तो वैसे ही चली जाएगी अगर उन्होंने वो सारी बातें मान ली, और फिर रिजीम चेंज भी हो जाएगा। तो लिहाजा ये नहीं लगता कि ईरान ये सारी बातें जिस पे वो कर रहे हैं, और ईरान तो अब भी कहता है कि JCPOA की जो आपने हमसे नेगोशिएट किया था उसके लिए हम अभी भी तैयार हैं कि एनरिचमेंट को हम कर देते हैं। ख़तरनाक बात एक आखिरी करता चलूँ, जो तजिया निगार कह रहे हैं और जिनके पास डाटा है, और हमें भी पता है कि ईरान के पास इतना फिसाइल मटीरियल है, इतना मटीरियल है न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, कि वो जब चाहें उसको डर्टी बम में या किसी न किसी शक्ल में ला के नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए इतनी ज़्यादा तैयारी की जा रही है कि वो नौबत ना आए कि ईरान उस हद तक पहुंच सके और वो कोई काउंटर स्ट्राइक कर सके। और इसमें चाइना की मदद आप कितनी देख रहे हैं? चाइना की हिस्से पुरजों की हद तक तो है, और चाइना और रशिया अगर बीच में आ गया, चाइना बोल तो ये है कि क्वाइट डिप्लोमेसी करता है, चाइना रशिया आ गया तो फिर तो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, और वो नहीं चाहेंगे इस मामले में। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस हद तक जा रहे हैं कि धड़ाधड़ वो अपने जहाज़ भेज रहे हैं इससे पुरजे, ताकि वो काउंटर स्ट्राइक कर सकें और बिल्कुल कब्ज़ा करने से रोक सकें। इसलिए इस हद तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अगर हम ये समझते हैं कि वो अपनी फौजें भेज देंगे तो चाइना रशिया का तो वो अमेरिका या एडवाइजरी समझता है या वो अपना दुश्मन समझता है, तो यूरोपियन यूनियन जो उनको इत्तेहादी है उनकी भी बात नहीं सुन रहे, वो भी कह रहे हैं कि हमला ना किया जाए। नहीं, वो जिस अंदाज में कह रहे हैं वो उनका ग्रीनलैंड से हटकर है।
अगर वो अपने बिल्कुल इफ़ दे पुट देयर फुट डाउन कि JCPOA पे जो हमने एग्री किया था, अमेरिका उसमें बेशक वॉकआउट कर जाए लेकिन हम शामिल हैं, तो मामला काफ़ी ठंडा पड़ सकता है। लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं कर रहे हैं वो, जितनी की हिम्मत उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले में की थी। तो लिहाजा वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च उसको समझा जाए। चीन और ईरान का मैंने आपको बता दिया, चीन और रशिया का, और उसके अलावा जो ईरान इस वक्त उसको अगर दीवार से लगाया गया तो फिर खिते में काफ़ी ज़्यादा भौचाली कैफियत आ जाएगी। और ईरान ने पहले बता दिया है कि हमारे जो है ना फिंगर ऑन द ट्रिगर्स हमारे मौजूद हैं और वो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इसीलिए जो मैंने आपको भी सारी बताई तफसीलात जो इस वक्त सफबंदी हुई है अस्करी, उसका मकसद यही है कि किसी तरह वो स्ट्राइक के काबिल ना छोड़ा जाए जैसे ही। और क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टर्स को उन्होंने तैयार किया हुआ है जो अब भी थोड़े बहुत दम पकड़ सकते हैं, तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे और फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर की उन्होंने 24/7 बेसिस पर डिजिटल सिग्नेचर वो हासिल कर रहे हैं तमाम क़यादत की, ताकि जो उसमें पहले हमले में जिसको मार सके मार देंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे वो जो वहाँ के लोग हैं जो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो के आओ और आप इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा करना शुरू करो। और जो डेल्टा फोर्स है वो आ सकती है थोड़ी देर के लिए, जिस तरह के वेनेजुएला में, हालांकि वेनेजुएला में आसान है, ईरान में बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल डेल्टा फोर्स ये वही है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं, जिसने कि वेनेजुएला में जाके अपना किया था। और वो रिहर्सल कर चुके हैं, अपनी सारी ईरान की मॉडलिंग कर चुके हैं जैसे वेनेजुएला की उन्होंने की थी। तो इस दफ़ा उसी तैयारी के साथ आए हैं, लिहाजा इस दफ़ा भौचाली कैफियत ज़्यादा नज़र आती है। पूरे खित्ते के लिए एक प्रॉब्लम होगी। तुर्की तैयार बैठा हुआ है, उसने अपनी सरहदों पर मज़ीद कुमक पहुँचा दी है कि किसी तरीके से रेफ्यूजीज़ का मसला ना हो, लोग इधर भाग के ना पहुँचाए। और वन लाइनर डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के साथ भी तो हम देख रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा मसला तो पाकिस्तान, क्योंकि हमसाया मुल्क है, तो यहाँ पे किस हद तक असरात होंगे? जी 950 से ज़्यादा का हमारा बॉर्डर है किलोमीटर का, तो हमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम किस तरह, और हमारे तो बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें कदरें मुश्तरक हैं। हमारी जो वहाँ की अहले तशी बरादरी यहाँ की है, वहाँ की है, वैसे भी पूरा पाकिस्तान देखा जाए तो दर्द दिल तो अपने दिल में नरम गोशा रखता है ईरान के लिए हमेशा। तो वहाँ से रेफ्यूजीज़ जो, अगर ऐसी बात हुई जैसा कि नज़र आ रहा है, तो वो जो लाखों की तादाद में लोग वहाँ से निकलना शुरू होंगे, उसको रोकना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा भी पाकिस्तान को पे और ज़्यादा डिमांड्स की जाएंगी पाकिस्तान से ईरान को पे बाद में उसको करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। राइट डॉक्टर साहब, आपका टेक है, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक बताएंगे। वेलकम बैक। एहतशाम साहब का इस पर टेक लेते हैं। एहतशाम साहब, ये हम देख रहे हैं कि आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आया है, आईआर ईरान मिशन टू यूएन न्यूयॉर्क। इन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उस पर कंटेंट ये लिखा है कि अमेरिका पहले भी अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर अपने आप को धकेल चुका है, और उसमें $7 ट्रिलियन और 7,000 अमरीकी लाइव्स जो हैं वो इसमें हम देख रहे हैं कि वो खो चुका है। अगर तो ईरान के साथ बात करनी है तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट पर होगी, लेकिन अगर उसको पुश किया जाता है तो हमें बहुत अच्छे से अपने डिफेंस करना भी आता है, और इस तरीके का रिस्पांस होगा जो कि इससे पहले नहीं हुआ। बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप किस हद तक देख रहे हैं कि ईरान तैयार भी है, और अमेरिका अगर आगे बढ़ता है तो वो किस लेवल का, किस इंटेंसिटी का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई हमला या कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं और जो पूरी दुनिया का मीडिया जिस तरह गुफ्तगू कर रहा है, उससे तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं लीच फॉरेस्ट में। सारा उनका पैरी बेड़ा जिसको आर्मेडा कहते हैं वो, तो उससे तो नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही रट लगा रखी है कि जी एक वो मायदा जिसको पूरे स्टेक होल्डर, पूरे लोग जो है ना वो इसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना उसको परसू नहीं करेंगे और इस पर सारे लोगों का जिसको कहते हैं कंसेंसस नहीं होगा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब सवाल ये कि हम ना सारे कंसेंसस करने वाले कौन से स्टेक होल्डर हैं। अगर आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर इजराइल है जो हज़ारों दूर बैठा है ईरान से, तो आप उसको कैसे शामिल कर सकते हैं? ठीक है, ये जो असल स्टेक होल्डर तो वो थे ना जो 14 जुलाई 2015 को P5
+1, जिसमें आपने देखा सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर और एक जर्मनी शामिल था, वहाँ ये मायदा हो गया था और उसमें बाकायदा लिख के दे दिया था कि जी ये 3.5 से 4% से ज़्यादा ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। उसको आपने देखा 2016 में ही जिस तरीके से आते ही 1 साल के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछली टर्म में उसको ख़त्म कर दिया था। अब इस स्टेज पे क्या करना चाहते हैं? देखिए 90% तो उनकी मेरा ख्याल है, कहा जाता है कि जी जिस तरीके से उनकी दिफाई सलाहियत है उसको पहले ही अमेरिका ख़त्म कर चुका है। अब क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं? क्या अब या तो अल्टीमेटली 2 चीज़ें रह जाती हैं कि जी मिडल ईस्ट का पूरा अपने नक्शा बदलना है और इजराइल को न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, तो ये एक अलहदा बात है जिसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आज देख लें यूरोपियन यूनियन हो, अपने उनके मुल्क देख लें। कल आप देख लें सेनेट है, सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी की हेयरिंग हुई है जिसमें मार्को रूबियो बैठे हुए थे। असल में वो तो वेनेजुएला पे थी, लेकिन कुछ सवालात यहाँ पे भी थे ईरान के बारे में भी। तो वो तो लग रहा है कि जी हर बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करनी है उसको उन्होंने फॉलो करना है, हाँ करनी है। अब देखना है कि इनके मफादात क्या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें अंदाजा है कि रिएक्शन किस हद तक का होगा और उनको ये भी है, जोम है पहले की तरह कि हम एक दफ़ा फिर वही तबाही ला सकते हैं। लेकिन ये जो ईरान का ये कहना है कि हमने पूरी ऑपरेशनल अपनी स्ट्रेटजी प्लान तैयार कर लिया है और वो जो कुछ इतलात आ रही हैं कि वो कहा जा रहा है कि इस वक्त फौरी तौर पे 15 से 20 हज़ार वो जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो तो कहते हैं कि जी आधे घंटे के अंदर अंदर वो मार देंगे। और फिर वो कहते हैं कि उनकी सलाहियत जो है ना वो तल अवीव और बाकी उनके शहरों में जाने की है। और वो आपने देखा पहले ही वो जो उनका एक ब्लफ कॉल कर दिया था कि जी ये आयरन डोम उनका एक फ़िज़ाई निज़ाम ऐसा है कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, तो उन्होंने तोड़ दिया था। अब देखें होगा तो यही, खुदा न खास्ता हमला 36 घंटे की बात की जा रही है, एनीथिंग कैन हैपन। इस दौरान वो हमला तो करेंगे। अब उसका नुकसान वो जो बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान कह चुका है कि हम हमारी प्रॉक्सी भी और आपके जो 20-22 के करीब जो आपके डिफेंस के यहाँ पे बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, और जिसमें सबसे बड़ा जो है 10,000 लोग बैठे हुए कतर में, हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कुछ इत्तलात सफारती ज़राए से सामने आ रही है, वो ये है कि वो ड्रोन जो है ना वो लग रहा है कि ईरान को उन्होंने तबाही की तरफ तो लेके जाना है, लेकिन वही बात है कि जी हम मरेंगे तो आपको भी कुछ लेके मर जाएंगे। तो लगता है कि वो उन्होंने प्लान कर लिया कि फौरी तौर पर जो अमरीकी अहदाफ हैं, मफादात हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने परवाह नहीं करनी इस बात की। भले अपना आप ये कहें कि जी सऊदी अरब ने, यूएई कतर ने कहा है हमारी फ़िज़ाई आपको नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसी तरह से बहरी और ज़मीनी हमारी जो हैं जगह उनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हमने इस्तेमाल ही नहीं करनी। वो तो उनका आके बैठ गया है खलीज फारस में, उनका जो बहरी बेड़ा है जो जिसमें दुनिया जहाँ की आबदोज़ें हैं, जहाज़ हैं, क्या नहीं है, तो वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन करना है जिसका पहली दफ़ा किया था। पहली दफ़ा ये ज़्यादा बात है कि वो B-2 बॉम्बर जो है ना वो अमेरिका से आए थे और आके बमबारी करके और वापस चले गए थे। उनको आपने देखा कि इतना लंबा सफ़र होता है, रास्ते में उनका रिफ्यूलिंग दूसरे जहाज़ से करवाई गई थी। यहाँ पे तो आने का मतलब है कि वो इतने स्विफ्टली ये कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल हमला उनको रोक सकेगा, ईरान की सलाहियत नहीं है। खित्ते के ममालिक जो है ना वो ये कुछ नहीं कर सकते। चाइना, रशिया ने सिर्फ ज़ुबानी दावे किए हुए, साथ उनके खड़े हुए हैं। तो ये जो है ना, लेकिन क्या अफेक्ट तो जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उन पे नहीं आएगा? यहाँ पर कोई एस्केलेशन होती है और ये एस्केलेशन गॉड फॉरबिड बढ़ जाती है, तो फिर देखिए हम ना एस्केलेशन तो मुझे लगता है होगी। ये हो नहीं सकता कि ईरान पे हमला हो भरपूर और वो कुछ ना करे। वो सब कुछ करेगा, अपनी प्रॉक्सीज को रिवाइव करेगा, हमास हो, बाकी यमन में, बाकी दूसरी जगहों पे उन्होंने करना। और फिर ये मुस्लिम ममालिक पे भले उनके बयान बड़े अच्छे आए हैं इनके ईरान के हक में कि हमला नहीं होना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन हम ना एक चीज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान में ईरान के सफीर ने इतना स्ट्रॉन्ग बयान दिया पाकिस्तान के हक में। उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान को कंडेम किया जा रहा था तो 2 मुल्क थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया था, उनमें चाइना और पाकिस्तान थे। और बावजूद इस बात के कि हमने बड़ा दबाव था, हमने वो उस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया, कंडेमनेशन में हम नहीं गए। अच्छा, प्रोसेस में जो खबर मैं आपको बड़ी दे सकता हूँ ना, वो ये हुई है कि ईरान के साथ आपको याद है गैस पाइपलाइन का इशू चल रहा है 15-18 साल से, और आपने देखा $18 बिलियन का हर्जाना तैयार करके बैठे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का। अब मेरी इत्तला हमने ये है और कि जी 10 साल तक के लिए वो कह रहे हैं कि हम मौखर कर देंगे। पहले तो ये कहा गया कि जी छोड़े इस बात को खत्म करने का, नहीं हमारी पब्लिक भी है, प्रेशर भी है, दुनिया को भी बताना है। सफारती सतह पे तो सारे लोग लगे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन
बैन भी लगे हुए हैं, चाइना, रशिया भी और मिडिल ईस्ट के ममालिक भी, पाकिस्तान भी कर रहा है कि हमला ना हो, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़्यादा इत्तलात यही है कि वो हमला करेंगे, टाइमिंग उनकी अपनी है, क्या सोच रहे हैं। अब सिर्फ उनसे ये तवक्को करना ईरान से कि जी पॉइंट ब्लैंक हमें लिख के दे दें कि आप कोई किसी तरह का न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, तो कहते हैं हम नहीं बना रहे। हम गारंटी भी कर चुके हैं, नहीं, एक मुआहदा करें जिसपे सारे लोग राजी हों, इंडायरेक्टली इजराइल भी राजी हो। तो मेरा ख्याल है वो तो शायद ईरान नहीं करेगा, उन्होंने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ सह लिया। सही है। ठीक, आखिरी बात हमने ये कि जो प्लान था उनका रिजीम चेंज करने वाला, उसमें तो कामयाबी नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं रिजीम चेंज में नाकामी होने के बाद ये अमेरिका बुलाया बैठा है प्रेसिडेंट ट्रंप, शायद वो बदला लेना चाहते हैं, इस तरह काम न करवा। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया एहतशाम साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान को हम शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी है उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम T20 के हवाले से खबरें सुन रहे हैं। भारत में T20 वर्ल्ड कप के माहौल के दरमियान एक नया ख़तरा सर उठा रहा है। मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के केसेस सामने आ गए हैं। हुकाम ने अलर्ट जारी करते हुए दर्जनों अफराद को क्वारंटीन में रखा है, जबकि पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। वफाकी वजारत सेहत ने सरहदों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सख्त स्क्रीनिंग और मुसाफिरों की मुकम्मल निगरानी का हुक्म दिया है। नीपा वायरस एक जानलेवा बीमारी बताई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, मगर पाकिस्तान में अब तक इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब क्या मामलात बनेंगे, किस तरह से इसकी मुंतकिली होती है, पाकिस्तान को कैसे बचना है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम नीपा वायरस के हवाले से जानना चाहेंगे, चूँकि भारत में हम देख रहे हैं कि कई अफराद क्वारंटीन हो चुके हैं, वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी किया गया है। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली नीपा वायरस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जानलेवा यानी मोहलिक बीमारी है, ये वायरस बेसिकली है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये एक अहम मौजू है आजकल के हालात के मुताबिक। नीपा वायरस एक रिलेटिवली न्यू वायरस है, नया वायरस है जो तकरीबन 26 साल पहले हमें पहली दफ़ा मिला, और ये मिला हमें मलेशिया में फर्स्ट टाइम। और इसका वहाँ पे पिग फॉर्म्स थे जिनके अंदर बीमारी फैली, और उनको जो उनकी देखभाल कर रहे थे इंसान, वो खुद भी उसी से बीमार हुए और कुछ हलाकतें हुई। तो इस वजह से इसको ज़्यादा जब गौर किया गया या इसको स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये भी एक ज़ूनोटिक बीमारी है। ज़ूनोटिक बीमारी वो होती है जो जानवरों से इंसान को लग सकती है, ये वो बीमारियों की किस्में हैं। और उसके बाद फिर ये आगे जो अगली आउटब्रेक्स के अंदर हमें पता लगा कि ये ना सिर्फ जानवरों से इंसान को लगती है, बल्कि फिर उसके बाद इंसान खुद भी ट्रांसमिट दूसरे इंसानों को करता है। तो इस वजह से, और इसको जब इसकी मोहलक इसका और इतनी मोहलक है कि अगर खुदा नखास्ता इसकी कोई इन्फेक्शन किसी को हो तो तकरीबन 50 से 75% लोगों की हलाकत हो जाती है। यानी कोरोना से भी ज्यादा इसमें एक वबा जी अच्छा। और इसी की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने इसे उन बीमारियों में शामिल किया हुआ है जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो एक आलमी वबा को फैला सके या स्टार्ट कर सके। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब ये होता है, ये है कि ये जो पिग्स है वो इसका मेन रिजर्वायर नहीं है। ये चमगादड़ों के अंदर होता है नेचुरली, और ये चमगादड़ वो हैं जो जिन्हें हम फ्रूट बैट्स कहते हैं, या तो और उनकी रेंज कितनी होती है। और क्योंकि हमने ये देखा है कि जिन मुल्कों तक वो उड़ सकते हैं या वहाँ वो सफ़र करते हैं, सिर्फ उन मुल्कों के अंदर आज तक इसकी आउटब्रेक्स पाई गई हैं। तो हिंदुस्तान तो पूरा इनके रेंज के अंदर है। पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा जो ईस्टर्न साइड है हमारी, वो इसके अंडर आती है। सो बड़े शहर आपके कराची हो गया, लाहौर आ गया, फैसलाबाद आ गया, ये सारे ये जो बेल्ट है हमारी ईस्टर्न साइड के ऊपर, ये एंडेंजर्ड है इन बैट्स के जरिए। और ये जो चमगादड़ी है ये करती है, कोई फल वल खाया इन्होंने, खास तौर पे पाम ट्रीज के पाम फ्रूट्स जो होते हैं या खजूरें हैं, उनको खा के जब ये नीचे फेंकती हैं तो कोई दूसरे जानवर उसको खाते हैं और उससे वो बीमार हो जाते हैं। तो ये इसका ट्रांसमिशन का पूरी चेन है। अच्छा, और बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे हमें पता चलेगा कि नीपा वायरस का शिकार है कोई शख्स?
अनफॉर्चुनेटली इसके सिम्टम में या अलामात में कोई ऐसी बात नहीं है जो स्पेसिफिकली हमें बता सके ये नीपा है या कोई और वायरल बीमारी है। इसके अंदर वही अलामात हैं जो किसी भी और वायरल बीमारी के अंदर होती हैं, यानी कि बुखार होना, सर दर्द होना, मतली होना, जिस्म में ताकत कम हो जाना, आपको थकावट महसूस हो रही है। कुछ खास जो एक्सट्रीम केसेस है उनके अंदर दिमाग को सोजिश हो जाती है जिसे एंसेफेलाइटिस कह देते हैं, और उसके साथ जो झटके लगते हैं जिसमें वो होते हैं। लेकिन सिर्फ अलामात की कॉफ एंड फ्लू वाला कोई सिचुएशन है, जुकाम, नज़ला या खांसी, इस तरह का कोई मामला? तकरीबन जी वो अलामात वही होती है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये नीपा है या कोई और वायरल बीमारी है। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू हो गया डॉक्टर साहब। फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि नीपा वायरस का शिकार है? हम तो देखते हैं यूजुअली लोगों को ज़ुकाम, नज़ला या फ्लू वाले जब अलामात हों तो वो घर पे ही कोशिश करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करें और इससे मामला जो है वो सेटल हो जाए। जब ऐसे मामलात होंगे और आप कह रहे हैं कि इंतहाई मोहलिक है, इसमें 75% चांसेस हैं कि आप जो है वो डेथ की जानिब जा सकते हैं। क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में? और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो अभी ट्रैवलर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको ऐसी कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, इसके अंदर जो हमारे लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान में आज तक ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और मैंने वो जिस तरह कहा है कि ये जो चमगादड़े हैं इनकी फ्लाइंग की जो रेंज है वो पाकिस्तान के ऊपर आके ख़त्म होती है। तो कुछ हिस्सा हमारा इनकी रेंज में आता है, लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश वो बराह रास्त इनकी रेंज में आते हैं, तो वहाँ आपको तकरीबन हर साल आउटब्रेक्स मिलती हैं। आज तक जो जितनी भी इसकी आउटब्रेक्स हुई हैं उसमें तादाद मरीजों की बहुत ज़्यादा नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि सैकड़ों लोग या हज़ारों लोग बीमार हुए हैं। चंद एक लोग बीमार होते हैं, और ख़ासतौर पे वो लोग बीमार होते हैं जो बीमार जानवरों या उन बीमार इंसानों को की देखभाल कर रहे होते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपका एक्सपोजर है, आपने इंटरेक्ट किया है बीमार जानवरों के साथ। और ख़ासतौर पे मैं ये बता दूं कि हमारे भी खजूर के बागात हैं बहुत सारे, और जो बांग्लादेश के अंदर तो पिग फार्म्स नहीं है, तो और वहाँ पे हर साल ये आउटब्रेक हो रही है। तो जब वो तहकीक की गई तो पता लगा कि जो खजूर के या पाम ट्रीज के तनों से एक रस निकलता है जिसे खजूर का रस कहते हैं, और वो आगे लोग उसे कच्चा भी पीते हैं एज ए शरबत के तौर पर, और उसको पका के उसका गुड़ भी बनता है, मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, या उसको फर्मेंट करके नशावर अद्वियात बनाई जाती हैं। तो ये जो कच्चा इसका मशरूब है, सैप जिसे कहते हैं, वो बड़ा ससेप्टेबल है कि अगर उसमें चमगादड़ का कोई यूरिन या कोई उसकी फुजला उसके अंदर शामिल हो गया है, तो जो भी उसको पी रहा होगा तो वो उसको बीमार होने का खतरा है। बाकी अगर तो रमजान भी आ रहा है और हमसाया मुल्क में ही बीमारी है, सो खजूरों से तो नहीं हमने परहेज करना ऑन अ लाइटर? नहीं जी, फल से नहीं। मेरा ये है कि आपको कोई भी फल मिले तो अगर उसको परिंदों ने या किसी चीज ने खाया हुआ है तो वो आप इस्तेमाल ना करें। हमारे जो ट्रेडिशन है पाकिस्तान के अंदर, हम खुद भी करते रहे हैं कि बेचने वाला कहता है कि देखें इसको तोते ने खाया है तो ये मीठा अमरूद होगा या ये होगा, तो हम खा लेते होते थे। लेकिन किसी भी चीज फल को अगर किसी जानवर ने खाया हुआ है या वो जमीन पे गिरा हुआ है, तो आप कोई भी फल हो, खजूर हो, कुछ हो, उसको अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। जो इस तरह का गला वाला या कहीं से कटा फटा है उस फल को आप डिस्कार्ड कर दें तो आप महफूज रहेंगे। इतना ज्यादा उसका खतरा नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राना जवाद साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे, और काफ़ी इन्होंने इस हवाले से जो अभी मालूमात हैं वो हमसे शेयर की हैं कि किन चीज़ों पर एहतियात बरतना ज़रूरी है। लेकिन अभी पाकिस्तान में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हम पैनिक हो सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस के हवाले से। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसमें बड़ा सा बड़ा जंप आता दिखाई दे रहा है। दुनिया में बढ़ती कशीदगी है, जंगी खदशात और इस वक्त अनसर्टनिटी की जो सिचुएशन है उसने गोल्ड को सबसे महफूज सरमाया बना दिया। यूरोप और अमेरिका के दरमियान तनाव, मिडल ईस्ट में अमरीकी बहरी जहाज़ की आमद और आबनाए हरमज़ में ईरानी मशकों ने मार्केट को हिला कर रख दी है। इसी बेचैनी के नतीजे में हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में गोल्ड एक ही दिन में $212 बढ़कर $5,505 फ़ी ऑन्स तक पहुँच गया। पाकिस्तान में नाज़रीन इसका असर ये हुआ है कि फ़ी तोला गोल्ड अगर हम बात करें तो एक दिन में 21,200 रुपये बढ़ चुका है। यूँ मुल्क की तारीख में पहली बार सोने की कीमत 5,72,862 रुपये की सतह पर जा पहुंची है। 10 ग्राम गोल्ड भी 18,000 से ज़ायद इजाफे के बाद
4 लाख से ऊपर जा चुका है, 72,000 को भी क्रॉस कर चुका है। अगर पीछे जाएं तो 20 दिसंबर 2025 को फ़ी तोला सोना 4,56,162 रुपये था, यानी सिर्फ एक महीने के दौरान गोल्ड 1 लाख रुपये क्रॉस कर चुका है। चांदी भी पीछे, यानी अगर हम सिल्वर मार्केट की भी बात करते हैं तो इसमें भी नई तारीख साज सतह पर पहुंच चुकी है। डी डॉलराइजेशन, डॉलर की कमज़ोरी और सेंट्रल बैंक की अंधाधुंध खरीदारी इस तेज़ी की बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। लेकिन सवाल, क्या सोना वाकई नई आलमी करेंसी बन रहा है और ये कीमतों का तूफ़ान आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? और इस वक्त जो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चूँकि हम देख रहे हैं जितनी तेज़ी से इसमें जंप आ रहा है और अभी जो आलमी मार्केट चल रही है, आलमी हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए ऑब्वियसली ये एक महफूज सरमायाकारी इस वक्त समझी जा रही है। आप इसमें जाके सरमाए अपने महफूज कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम के आखिर में आप ख़बर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।